Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मारला क्लासेस। आज हमारे साथ हैं नीतीश, जो कि एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। नीतीश ने डीयू एमसी एंट्रेंस भी क्रैक किया काफ़ी अच्छी रैंक के साथ। तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, मींस इस बैच के पहले हमारे यहाँ के बच्चे डीयू एमसी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते थे, क्योंकि सिलेबस जो होता है डीयू एमसीए का उसमें काफ़ी हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आते हैं, तो बच्चे सिलेबस ही देख के डर जाते हैं। और डीयू का एग्जामिनेशन भी काफ़ी लेट में होता है, उसके पहले निमसेट वगैरह हो चुका होता था, तो ज़्यादातर बच्चे अप्लाई नहीं करते थे। तो ये पहले बच्चे हैं जिन्होंने मामला क्लासेस के जिन्होंने डीयू एमसी एंट्रेंस दिया भी और क्रैक भी कर लिया। और क्योंकि डीयू स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं कराई जाती थी कोचिंग में, ना उसके मॉक टेस्ट हुए हैं ज़्यादा। आई थिंक 1 हुआ होगा, हार्डली 1 और 2, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। तो इनकी ये जो अचीवमेंट है ये इनकी अपनी मेहनत पे है। इन्होंने खुद ही एनालिसिस किया होगा, खुद ही इन्होंने मतलब कैसे पेपर जो भी क्रैक किया पूरा इनको ही जाता है श्रेय। तो आज हम इनसे पूछेंगे नीतीश से कि निमसेट इन्होंने कैसे क्रैक किया, डीयू कैसे क्रैक किया, या बीएचयू की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नीतीश, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपका जो मीन्स प्रिपरेशन था आपने कब शुरू किया था, और मीन्स किस ईयर में आपने शुरू किया था अपने ग्रेजुएशन के साथ, और कैसे आपने मैनेज किया अपनी प्रिपरेशन और अपने ग्रेजुएशन को। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू दी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के लास्ट फाइनल ईयर में स्टार्ट किया सितंबर मंथ से मारूला क्लासेस से के साथ। मैंने प्रिपरेशन मींस लाइक 1.5 ईयर तक जो मेरी ग्रेजुएशन की थी मैं जानता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। पर हाँ, जब मैं कांटेक्ट में आया मारूला क्लासेस के तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एमसीए करना है। सो मैंने 3rd ईयर से ज्वाइन किया था और एमसीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है, या कह सकते हैं ये क्वेश्चन रहता है कि जो मीन्स ये पैटर्न होता है कोचिंग का, लाइक अब हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है हमारा क्लासेस, बट फिर भी शेड्यूल इतना टाइट रहता है। लाइक सर दिन में 3 क्लासेस होती हैं, सर की 2 क्लासेस होती हैं, एक रीजनिंग की होती है क्लास, फिर बीच में वीकली कंप्यूटर की भी क्लास हो जाती है, डेली आपको एक टेस्ट पेपर भी सर देते हैं, एक असाइनमेंट देते हैं। तो जो ऑफलाइन क्लास में जितना मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते थे, जितना क्लास हम लोग प्रोवाइड करते थे, जिस तरीके से चीज़ें चलती थी उस तरीके से ही चीज़ें ऑनलाइन मोड पे भी सर करवा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि मीन्स कुछ ज़्यादा फालतू का प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसा क्या मतलब ज़रूरी है, और मटेरियल तो अब ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। तो क्या मतलब फ़र्क क्या है यूट्यूब पे पढ़ने से और प्रॉपर एक कोर्स लेके फिर वैसे पढ़ने से, मीन्स कोचिंग ज्वाइन करने से? नो मैटर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने में या यूट्यूब से अपने आप पढ़ने में डिफरेंस क्या आता है, क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा, क्या हमें पर्क्स, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से? सो मैम, इस पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सिंस मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था, मीन्स मैंने फिजिकली अपेयर होके पढ़ाई की कोचिंग में। सो अगर आप एक अगर आप डिवाइजन करके अगर देखेंगे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, तो हर कहीं पे आपको प्लस माइनस दोनों दिखेगा। सो जैसे मैं ऑफलाइन से थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट था। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने आप को जज करने के लिए, अपने पोटेंशियल्स को चेक करने के लिए, वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही मिलेगी। हाँ, डिफरेंस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ाई की थी, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सर वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मटेरियल्स भी वैसे ही हैं एकदम सेम टू सेम। बट आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी मिलेगी कि वो जो एटमॉस्फेयर है आपके साथ, जो आपके मतलब आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट में फिर आपका नाम अनाउंस होता है कि हाँ आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, वीकली परफॉर्मेंस आपकी अनाउंस होती है, आप डेली जज करते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ें मिस होती है क्योंकि वो क्योंकि आप इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे होते हैं और ऑनलाइन में एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो आपको ये पहली बार डिफरेंस मिलेगी वहाँ पे। अब कौन कौन देखा जाए तो ऑफलाइन में यही है कि हाँ आपको आना जाना पड़ता था, आप ऑनलाइन में वो नहीं कर पाएंगे, आप घर पे रहेंगे, आराम से घर पे पढ़ेंगे, बस यही आपको वो मिलेगा। बाकी तो देखा जाए तो ऑनलाइन मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंस उतना नहीं है, पर ऑनलाइन क्लासेस कभी भी
आपको अगर स्कोर करने को है तो 8 आउट ऑफ 10 है, और ऑफलाइन क्लासेस 10 आउट 10 है। ओके। सो दिस आपने बेसिकली डिफरेंस बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में नीतीश। मैं चाहूँगी कि आप जैसे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि लाइक यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं ऑलरेडी, मीन्स बायनॉमियल पढ़ना है आपको, जितने भी आपके मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं उसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। तो वाई शुड वी ज्वाइन यू ऑनलाइन क्लासेस? तो अगर स्टूडेंट्स को बोला भी जाता है कि असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको, टेस्ट पेपर मिलते हैं, असाइनमेंट्स सर सॉल्व करवाते हैं, तो भी वो पूछते हैं कि उसका तो सॉल्यूशन हम गूगल भी कर सकते हैं, ऑलरेडी RD शर्मा अवेलेबल हैं, हम मॉक टेस्ट ले लेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। तो मीन्स मैंने तो प्रिपरेशन की है, तो मुझे तो समझ में आते हैं कुछ चीज़ें कि जैसे आप कोई कोचिंग, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो या आपने मान लो आपने एक टेस्ट सीरीज़ ले ली, तो टेस्ट सीरीज़ आप क्या, आप संडे को उसमें टेस्ट होगा। नॉर्मली जो भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो रेगुलर नहीं कराती हैं टेस्ट, यूजुअली संडे को या वीकेंड्स में 2 बार करा लिया आपका। तो क्या होता है कि आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का रिजल्ट आया, आपकी पोजीशन आई जो भी, ठीक है, टॉप 10 में आ गई, आपको नहीं पता रहता कि आपके जो बच्चा ऊपर है वो कैसा है या जो बच्चा आपके नीचे है वो कैसा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे उसने पेपर पढ़ के दिया है, रट के दिया है, कैसे दिया, आप उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं जानते। बट जब आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे होते हो, कैसे भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, डेली आप अगर किसी बच्चे के साथ पढ़ रहे हो, इंटरेक्शन में हो, आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर को भी पता होता है, आपको भी पता होता है कि मेरे क्लास में कौन बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, और कोई पेपर आया तो उस पेपर में अगर आप नहीं कर पाए तो आप जो आपके बैचमेट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर सही में टफ आया था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या फिर मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं कहीं पे ढीला पड़ रहा हूँ, इसलिए मैं प्रिपरेशन, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो होती है ना कुछ, तभी आपको मिल पाती है जब एक आप कोई आपकी एक डेफिनेट एनवायरनमेंट हो कि नहीं, आप इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप शुरू से लेके एंड तक आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप यहाँ के लोगों से कनेक्टेड हो लास्ट तक। तो वो कनेक्टिविटी तभी आ पाती है जब एक प्रॉपर आप कहीं ज्वाइन करते हो। तो आप निदेश ये बताइए कि जो इम्पोर्टेंस होती है असाइनमेंट्स और जो टेस्ट पेपर मिलते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मटेरियल तो ऑफकोर्स बुक्स में भी अवेलेबल है, काफ़ी बुक्स हैं उनसे ही मटेरियल लेके बनाया जाता है, तो डिफरेंस क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर्स का? एडवांटेज असाइनमेंट्स और टेस्ट पेपर्स का आपको मीन्स बहुत है। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर आप एक अनसॉल्व प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन बुक सॉल्व कर सोल्यूशन की दीने ताकि सोल्यूशन मिल जाएगा, पर उसमें कुछ नहीं, क्योंकि उसमें आपको लर्निंग का कुछ नहीं होगा, आप उसमें कुछ डेवलप नहीं कर रहे हैं अपने रीजनिंग पावर, अपने थिंकिंग। नितीश एक मिनट रुको, पॉज दो 2 मिनट, फिर से शुरू करो ये वाला, मतलब अभी वाला क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि तुम्हारा वो बफरिंग होने लगी थी बीच में। ठीक है, अब स्टार्ट करो। एडवांटेज अगर आपको देखते हैं असाइनमेंट्स एंड टेस्ट पेपर्स के, तो बहुत है। तो आप जब असाइनमेंट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जैसे आप पहली बार देख रहे होते हैं या आपके उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ आता है कि हाँ मेरे को इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, पर वही क्वेश्चन जब आप बुक्स में सॉल्व करते हैं या कुछ, तो आप थोड़ी देर के लिए उसमें लगे रहोगे कि हाँ चलो करते हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन लिख लेते हो जब आपको नहीं आता। तो वो चीज़ में आप कुछ मतलब अपने आप की थिंकिंग पावर या रीजनिंग पावर नहीं बढ़ा पाते। पर वही अगर आप एज कम्पेयर टू अगर आप असाइनमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पे आप डेली मतलब आप नए नए क्वेश्चन भी देखेंगे। आप जब डेली टेस्ट पेपर देते हैं तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी पता चलते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, तो वहाँ पे आप अपने रीजनिंग पावर से बढ़ा लेते हैं। पर वही चीज़ अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उतना नहीं करेंगे, आप उतना डेवलप नहीं करेंगे खुद को। मीन्स अनसॉल्व प्रॉब्लम्स की मतलब वैल्यू बहुत है। सो दिस वाज अबाउट असाइनमेंट्स एंड टेस्ट पेपर। एक और चीज़, आपको जो असाइनमेंट्स या जो टेस्ट पेपर मिलते हैं उनका जो कंटेंट होता है काफ़ी फिल्टर्ड कंटेंट होता है। लाइक आपके पास बुक्स अगर आप पूछें कि मुझे MCA एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मीन्स यू कैन गो विद RD शर्मा, सेल्फ स्कोरर, अरिहंत, मीन्स बहुत सारे बुक्स हैं और भी काफ़ी बुक्स हैं। तो जब आपको कोई कोचिंग
मटेरियल प्रोवाइड करती है ना, तो वो इन सब बुक से जो एमसीए रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे वो सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जितने भी बुक्स हैं ना लाइक एडिशन ऑब्जेक्टिव और सेल्फ स्कोरर, सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के लिए बुक्स नहीं है, इन्हें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, तो इसलिए सब एग्जामिनेशंस के लिए कंपैटिबल वो बनाई जाती है, इसलिए उसमें बहुत मतलब अथाह कंटेंट होता है, आप सब नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आपको कोई टीचर या जैसे कोचिंग का भी जो भी मटेरियल होता है यहाँ की हो भी या जो भी कोचिंग फॉलो कर रहे हो, तो हमेशा जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी ही डिज़ाइन करता है स्टडी मटेरियल, तो वो जब डिज़ाइन करते हैं ना तो वो ये चीज़ देख के ध्यान में रख के करते हैं कि एमसीए स्पेसिफिक कंटेंट आपके असाइनमेंट्स में हो। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास फिल्टर्ड कंटेंट आ जाता है, आपके पास ऐसा नहीं रहता कि आपके मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आर डी शर्मा में भी एडवांस लेवल के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके मतलब के नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एमसीए में, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम नहीं बता सकते कि भाई ये क्वेश्चन आना है कि नहीं आना है, तो हम कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में लगे रह जाते हैं जो हमारे मतलब के नहीं है और हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा और हम टाइम भी दे देते हैं। तो इसलिए इस अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा एक मेरा तो यही मानना है कि जो अब जो आने वाले बैचेस हैं उनके लिए एक बहुत एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फाइनेंशियल जो भी इशू होता था स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन कोचिंग जो होती है यूजुअली उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन बैचेस, तो आपके लिए बेनिफिट है अगर आप नहीं और आपको फाइनेंशियल कोई इशू है या फिर आप लोकल कानपुर के नहीं हो, आप कहीं दूर के रहने वाले हो, आप नहीं आ सकते कानपुर, तो ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है विद एंड एट एन इकोनॉमिकल कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो वो आई थिंक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला जो हर्डल होता था अब आपके सामने नहीं है। ओके, सो आई थिंक अब तो मीन्स इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल, अब स्टूडेंट्स को ले लेना चाहिए, बिकॉज आप अगर खुद से बहुत सारी बुक्स खरीदोगे, 10 जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फिर लास्ट में कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, तो इन टोटल आपका खर्चा उतना ही आ जाएगा जितना आप अभी कोई क्रैश कोर्स ले मीन्स अभी कोर्स ज्वाइन कर लो तब आपका जितना खर्चा आएगा उतना ही। और दूसरा आई थिंक एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने के पहले सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फालतू खर्चे होते हैं जो हम लोग करते हैं जो हम लोग काउंट नहीं करते हैं और वो सही में हमारे फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाले, पर अपनी एजुकेशन पे आप अगर कितना भी पैसा खर्च करते हो तो वो आपको आगे काम आएगा, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टडी मटेरियल एंड ऑल। नितिश, आप टेस्ट पेपर जब देते थे तो टेस्ट पेपर में आपका मीन्स क्या तरीका रहता था? एक लाइक स्टूडेंट्स होते हैं 2-3 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी होती है जो बस टेस्ट पेपर देती है और फिर छोड़ देती है, मतलब जैसा अच्छा हुआ ख़त्म, अब वो टेस्ट पेपर हम उठा के नहीं देंगे। एक स्टूडेंट होता है जो एनालिसिस करता है, पर इस तरीके से एनालिसिस करता है कि जो क्वेश्चंस नहीं आए उसके आंसर्स हमने गूगल किए, बुक में ढूंढा, हमने ढूंढ के रख लिए। एक स्टूडेंट होता है जो पहले तो देखता है कि कितने सही हुए गलत हुए वो सब देखता है, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं उसके हुए होते हैं उसको वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है, भले ही वो स्टूडेंट को दिन भर लग जाए उसी टेस्ट पेपर में, पर वो खुद से करता रहता है। फिर एट लास्ट जब उसको समझ में आता है कि नहीं मैंने 4 घंटे बैठ लिया, अब नहीं होगा मेरे से, उसको कोई आइडिया नहीं लगता है, तब वो जाके एट लास्ट किसी बुक को उठाता है उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो आपका क्या तरीका था? आप किस तरीके से फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, आपका कौन सा तरीका था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का? और आपको क्या लगता है कि सही तरीका क्या है टेस्ट देने का और एनालिसिस करने का? तो मैं थर्ड कैटेगरी का था, मीन्स जब भी मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करता था तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि पहले मेरे को जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हीं को सीन करता था, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करता था। जितना भी टाइम गिवन था मेरे पास, चाहे वो 60 मिनट का पेपर हो चाहे 45 मिनट्स का पेपर होता था, तो मैं उसमें जितने सीन क्वेश्चंस थे, मतलब जितने मेरे हद के थे मैं वो करता था। बाकी मैं मार्क कर लेता था, मीन्स पेंसिल से सर्कल कर लेता था आफ्टर जब मैं आंसर की सबमिट कर देता था अपने, कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, या मतलब उसमें भी मैं अपने पास 3 तरीके के क्वेश्चन रखता था कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, थोड़ा सा कर पाया, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा मेरे को बिल्कुल मतलब थोड़ा भी नहीं कर पाया, और एक ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। तो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहता था सर्कल करके, उस हिसाब से मैं सर्कल, डबल सर्कल, ट्रिपल सर्कल करता था। फिर बाद में पेपर जब एनालिसिस मतलब जब सर टाइम देते थे, मीन्स पेपर हो जाने के बाद सर बोलते थे कि 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब अपने से ट्राई करो, तब मैं उसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। मीन्स लगे रहता था, मतलब 1-2 दिन तो लगे रहता था कि हाँ क्वेश्चन मिल जाए। फिर जब वो सॉल्व नहीं होता था फिर मैं किसी बुक पे या गूगल पे जंप करता था कि हाँ चलो अब आंसर देख लेते हैं, और उससे पहले जंप नहीं करता था। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट, मतलब इसी तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप
अपने आप को चैलेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। सो आपको मेरे हिसाब से ये बेस्ट मतलब जो था, मतलब ये तरीका जो सर ने बताया था मुझे, ये तरीका सबसे अच्छा लगा था और मैं यही फॉलो करता हूँ। ओके, थैंक यू निदेश। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मुझसे, आज भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे कि मीन्स मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैं रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर पे कितना ध्यान दूँ, कितना कवर कर लूँ कि मेरा एंट्रेंस निम सेट हो जाए अच्छे से। तो आप क्या ऐसे स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उन्हें यही बताना चाहता हूँ, मतलब जो फैक्ट है टू द फैक्ट, कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वेटेज भी काउंट करता है। नो डाउट आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इंग्लिश को भी ध्यान देना है, पर आपको मैथ्स सभी भी एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। अगर जैसे जैसे मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं करता था, कि अगर मैं 6-7 घंटे जितने भी घंटे पढ़ता था, तो उसमें मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था कि हाँ, मैं 4 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ूंगा, आधा घंटा एप्टीट्यूड, आधा इंग्लिश और कंप्यूटर को दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सेक्शन को छोड़ता था, करता सभी को था, पर हाँ, वेटेज तभी भी आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा। आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आप अपने आप को बैक मत कीजिए, आप कर सकते हैं। आप हमेशा खुद को चैलेंज करिए, आपको इम्प्रूव करने का चांस दीजिए, मतलब खुद को चांस देना सबसे बड़ी चीज़ है। कि अगर आपने पहले से ही अपने आप को मान लिया कि आप लूजर हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, आपको दूसरे फील्ड में जंप करना ही पड़ेगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। खुद को चैलेंज करिए, भले आप एवरेज है, मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आप कर सकते हो। ओके, सो ये नीतीश ने जो पॉइंट बताया कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स आ नहीं रही है तो आप मैथ्स छोड़ दो, या मैथ्स पहले से मान के बैठ जाओ कि मेरे से मैथ्स नहीं होगा, मैं रीजनिंग वगैरह से कवर करूँगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये बात जो जिनकी मैथ्स वीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें रीजनिंग नहीं अच्छी लगती, तो वो बोलते हैं कि मैथ्स से मैं कवर कर लूँगा, मैं मैथ्स से सिलेक्शन ले लूँगा, मुझे रीजनिंग नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं करूँगा रीजनिंग, मैं कंप्यूटर नहीं छूँगा। तो ये एटीट्यूड बहुत गलत है। आपके अगर आपका टारगेट निमसेट है या आपका जो भी टारगेट है, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट बीएचयू है, तो बीएचयू में आपका रीजनिंग आ रहा है, एप्टीट्यूड आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, तो तीनों पोर्शंस को आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ एक तो दिमाग में रखनी है कि आप प्रिपरेशन करनी आपने शुरू की है, तो आप वही सीखने के लिए आए हो ना जो आपको नहीं आता है। अगर आपको सब पहले से आता होता तो पेपर क्लियर करके आप सीधे देने चले जाते, आप तैयारी क्यों करते? प्रिपरेशन होती ही उन चीज़ों के लिए है जो आपको पहले से नहीं आती। तो ये टाइम सीखने का ही है, तो सीखो। मैथ्स कमज़ोर है तो ठीक है, मैथ्स ऐसी कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है कि आएगी नहीं। दिमाग सबके पास सेम होता है, कोई चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक है, आप शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो समझने में, लेकिन समझ आपको भी आ जाएगी। और आप ज़ीरो लेवल से भी शुरुआत करोगे ना, लेकिन आप सिंसियर रहोगे, रेगुलर रहोगे, तो लास्ट तक इतनी मैथ्स आपको आ जाएगी कि आप अच्छा खासा सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर कुछ भी आपका भले ही ज़ीरो है अभी भी, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप पढ़ना शुरू करो, कोशिश करते रहो, लास्ट तक आप कर ले जाओगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है कोई भी। और ये भी नहीं है कि आपका मीन्स रीजनिंग बहुत अच्छा है रहा है या मैथ्स बहुत अच्छा रहा है, तो ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैथ्स के कर लेता हूँ, मैं पूरे कंप्यूटर का पूरा सेक्शन में अच्छे से कर लेता हूँ, तो मैं उसी के दम पे सिलेक्शन ले लूँगा। ये एटीट्यूड भी गलत है, क्योंकि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का आएगा, आपको नहीं पता है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि लास्ट 2 ईयर्स का पेपर निमसेट का काफ़ी टफ आया, इस बार पेपर बहुत ईजी आ गया। तो इसलिए आपको हर लेवल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। हर तरीके की प्रिपरेशन रखो कि कैसा भी पेपर आ जाए, आप एवरेज ऑन एन एवरेज सिलेक्शन लेने लायक तो क्वेश्चंस कर ही लो, ठीक है। दूसरी एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं लाइक कि जब टेस्ट पेपर को देखते हैं, लाइक हम लोग हमेशा जो बच्चे ऐप पे जुड़े हैं या जो ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब पूछते हैं तो ये सजेशन दिया जाता है उनको कि जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको फॉलो करो, ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि वही सफिशिएंट है, इतना आपको दिया जाता है कि आप वही नहीं कर पाओगे। तो बच्चे ठीक है मान लेते हैं, करने लगते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि टेस्ट में मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं थे, टेस्ट में तो बुक के क्वेश्चन थे, तो बुक लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे भी टेस्ट पेपर्स में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में मीन्स एक नया नया जोश रहता है, तो आपको लगता है कि आपके सब अच्छे हो जाएंगे, मतलब आप अच्छा ही करेंगे हमेशा। असाइनमेंट्स आप टाइम पे कर लेते हैं, असाइनमेंट टाइम से पहले भी कर लेते हैं, कभी कभार आप हमेशा अपना टाइम टू टाइम वर्क करते हैं, पर
कभी कभार टेस्ट पेपर में आपके नंबर नहीं आते तो आप अपने आप को डीमोटिवेट करने लगते हो। तो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि टेस्ट पेपर में मतलब एक टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। मतलब असाइनमेंट जैसे आप सोच रहे हैं कि असाइनमेंट वाले ही क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो टेस्ट पेपर सेटर होता है वो हमेशा ये दिमाग में सोच के चलता है कि हाँ, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होने चाहिए, वरना उस टेस्ट पेपर का फायदा क्या, मीन्स उस टेस्ट पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो टेस्ट पेपर में अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हर टाइप क्वेश्चन है, इजी मीडियम हार्ड सब रहेंगे। तो जैसे कि किसी भी टेस्ट में नंबर लाना मीन्स नो डाउट एक अच्छी बात होती है, पर हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ अपने एक महीने में ही आप टॉप 10 में आ जाए, टॉप पोजीशन पे आ जाए, तो वो गलत है। कि कांस्टेंट एफर्ट लगाने पे ही आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। आप डीमोटिवेट मत होइए अगर आपके स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि हाँ, मैंने असाइनमेंट्स कर लिया, मैंने सब कर लिया, तो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको कांस्टेंट एफर्ट देना पड़ता है, तभी आपके टेस्ट में नंबर आते हैं। आप डीमोटिवेट मत होइए, पर हाँ, अगर श्योरली अगर आप कांस्टेंट एफर्ट लगाएंगे तो आपके 1 या 2 महीने में आप अच्छे नंबर भी लाएंगे और आपकी अच्छी पोजीशन भी आएगी। नितीश, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो जिन्हें अब 2021 में अपियर होना है निम्सन के लिए, तो बहुत सारे मीन्स ज़्यादातर बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि अब उनके पास टाइम बहुत कम बचा है। मीन्स जिन्होंने अभी निम्सन का रिजल्ट आने के बाद शुरुआत की प्रिपरेशन, अब 5-6 महीने बचे हैं, तो उसमें प्रिपरेशन हो पाएगी नहीं, सिलेबस पूरा कवर हो पाएगा कि नहीं, ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, ये हमेशा वो डरा करते हैं इस बात से। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो एंड तक उनका अच्छे से हो जाए एग्जामिनेशन? हाँ, तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मारुला क्लासेस से ज्वाइन है तो पैनिक होने की टेंशन मत लीजिए। आपके 2 महीने एग्जाम के 2 महीने पहले तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। सो आप उस पर पैनिक मत होइए। अभी आप जो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली वही करते रहिए, एफर्ट्स लगाइए। और मेरे को बस एक ही चीज़ कहनी है कि आप लकी होंगे कि अगर आपने निमसेट के नोटिफिकेशन वाले दिन ही अगर आपका एग्जाम हो जाए तो आप बहुत लकी हैं। क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होना अच्छी बात नहीं है, और जो टाइम कम है वो बोल रहे हैं, जो एक एक्सक्यूज है। टाइम कम होना एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि आप अगर कम टाइम में मीन्स जब कम टाइम में आपके पास प्रिपरेशन के लिए तो आप पे प्रेशर है कि हाँ आपको करना है, मीन्स आप तब अपने आप को लैग नहीं करेंगे, आपको डेली एफर्ट्स लगाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। सो जितना मीन्स अगर नोटिफिकेशन के ही दिन अगर आपका पेपर हो जाए, जो नोटिफिकेशन एमसेट निकालेगी एग्जाम डेट की, अगर उसी दिन आपका पेपर हो जाए तो आप बहुत लकी हैं। और टाइम कम या ज़्यादा सबके लिए बराबर है। मतलब आप अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा टाइम मिले तो सबको ज़्यादा टाइम मिलेगा, अगर आप सोच रहे हो आपको कम टाइम मिले सबके लिए कम टाइम है। पर जीतेगा वही जो उतने ही टाइम में, मतलब जितना टाइम सबको मिलेगा उतने ही टाइम में अपने एफर्ट्स लगा के अच्छा परफॉर्म करेगा, वही मीन्स अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये नीतीश ने काफ़ी अच्छा पॉइंट कहा कि सब जब टाइम कम है तो सबके लिए कम है, ज़्यादा है तो सबके लिए ज़्यादा है। अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको अगर आपने ज्वाइन कर रखा है कोचिंग, तो जो आपको सर करा रहे हैं, जिस स्पीड से जो चीज़ें चल रही हैं, रूटीन जो चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। बाकी सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई की टेंशन लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस की टेंशन लीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप अपना प्लानर बना लीजिए, ठीक है। सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं है कि 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिलेबस मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो जो बच्चे साल भर भी प्रिपरेशन करते हैं, जो 2 साल भी प्रिपरेशन करते हैं, तो सीरियसली वो स्टडी लास्ट के 5-6 महीने ही करते हैं। और वो जो 5-6 महीने लास्ट वाली पढ़ाई होती है ना, वही हमें याद रहती है, वही उसी टाइम पढ़ी हुई चीज़ें हम लास्ट में अटैम्प्ट कर पाते हैं। जो शुरू का पीरियड होता है ना, उसमें हम बस एडजस्ट हो रहे होते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, और हम एक रूटीन में आ रहे होते हैं कि हाँ हमें ऐसे करना है, तो हम परफेक्टली सेट हो जाते हैं उस टाइम तक। आपके पास वो सेट होने का टाइम थोड़ा सा कम है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस बार भी देखा कि पिछले लास्ट 2 ईयर्स से पेपर बहुत टफ आया था, इस बार पेपर ईजी आया। तो क्यों आया? ये सर ने पहले से बच्चों को बोला था कि पेपर इस बार ईजी आएगा। मेरे से भी जितने जूनियर्स ने पूछा था पहले कि दीदी कैसे कर रहे हैं, तो मैंने भी सबको बोला था कि फॉर्मूला वगैरह अच्छे से करो, प्रीवियस से पेपर अच्छे से कर लो, इस बार पेपर्स ईजी आएंगे। तो क्यों ईजी आया? क्योंकि ये सिचुएशन जो थी, पैंडमिक थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर पैंडमिक आई है, पूरी दुनिया को पता है कि पैंडमिक है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से, लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर एकदम से डिसकंटिन्यूटी आ गई, ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन शिफ्ट होना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हर स्टूडेंट के पास इतनी
इकोनॉमिकली वो इतना साउंड नहीं होता है, उसके पास टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो तुरंत, टीचर इतना अवेयर नहीं थे कि तुरंत सब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो पाएँ। तो इसलिए स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस हुआ पैंडेमिक के दौरान। तो इसीलिए जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे, इस बार जेईई का पेपर भी इनफैक्ट काफ़ी ईजी आया था। जो जेईई के टीचर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पेपर डिज़ाइन किया जाता है। आपका पेपर अगर 6 महीने बाद होगा ना, तो उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिसाइड होगा, उसी के हिसाब से आपका पेपर आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर या कुछ ऐसा पेपर रख दिया जाएगा जो बच्चे कर ही ना पाएँ, जिन्होंने 6 महीना तैयारी की है। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जेएनयू का पेपर जब 2018 में हुआ था, तो बहुत पहले हो गया था, मतलब दिसंबर में उन्होंने अपना पेपर ले लिया था जेएनयू ने, एमसी एंट्रेंस का। तो 6 महीने ही हुए थे। हम लोग जब पेपर देने गए थे तो मैं उस साल, मेरा थर्ड ईयर था, तो मैंने उस साल भी जेएनयू दिया था। तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी ये सोच के कि 6 महीने में मुझे आते ही क्या है, मैंने क्या पढ़ा है 6 महीने में, तो मेरा तो नहीं निकलेगा। मैं इस एटीट्यूड से पेपर देने गई थी, तो मेरा नहीं निकला। लेकिन निकला इसलिए नहीं कि पेपर टफ आया था, निकला इसलिए नहीं क्योंकि मेरा एटीट्यूड गलत था। 2018 का जेएनयू का पेपर उठा के देखेंगे, बहुत ईजी आया था, मतलब बेहद ईजी पेपर था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो वो पेपर उन्होंने इसलिए ही ऐसा डिज़ाइन किया गया था क्योंकि वो भी जानते थे कि हम 6 महीने में पेपर ले रहे हैं, तो बच्चे की प्रिपरेशन किस लेवल तक हो पाई होगी। तो जितना आपको टाइम मिलता है ना, उसी हिसाब से पेपर बन के आता है। पेपर, अगर पेपर मान लीजिए तब भी वर्स्ट केस में अगर पेपर बहुत टफ भी आ जाएगा, तो बच्चे आपके ही मतलब आप ही के जो भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स होगी ना, 80% 90%, उसको 6 महीने का टाइम मिला होगा, तो कट ऑफ उतना जाएगा। लाइक 2019 का पेपर देंगे तो आप कट ऑफ बहुत लो गया था, मीन्स जिसने 300 नंबर भी जिसके आए थे उसको एमएनआईटी मिल गया था आराम से। तो पेपर बहुत टफ आएगा तो कट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाएगी। आप बस ज़रूरी है कि आप जितना जो कंटेंट है उसे सिंसियरली करते रहें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, लिमिटेड पढ़ें बट सही से पढ़ें। यहीं पे मैं नितीश, अब काफ़ी निमसेट के बारे में डिस्कशन हो गया, अब डीयू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने डीयू का एग्जामिनेशन दिया, तो कैसे आपने तैयारी की और क्या आपको लगता है, मीन्स जहाँ तक मैंने जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि आपको जो भी कोचिंग होती है ना, या फिर कोई भी आप अच्छा इंस्टीट्यूशन, लाइक आप किसी स्कूल से, मतलब डिपेंड करता है आपने कहाँ से चीज़ें सीखी हैं। कभी कभी आपका ट्यूशन टीचर आपको सिखा देता है कोई चीज़ें, कभी कभी आपको कोई आपके स्कूल में आप सीख लेते हो। तो वैसे ही मैंने मतलब मैं अपने एकेडमिक्स में मतलब अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन मैं कभी एज अ स्टूडेंट इतनी सीरियस नहीं रही कि टीचर ने बोला तो मैंने मान ली। काफ़ी शैतान टाइप के बच्चे थे हम। तो मारुला में खैर मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखा, बहुत डिसिप्लिन सीखा। तो ये मैंने चीज़ देखी कि मतलब कोचिंग आपको सिखाती है, आपको एक डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन मैटर्स मोर देन योर स्पीड। आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको एक बार ये सिखा दिया गया ना कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे आपको करना है, तो आपको निमसेट के लिए तैयारी कराई जा रही है ना, तो आप बीएचयू के लिए भी अपने आप कर लोगे। आपको पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, आपकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ हेल्प करती है आपको। एक गाइडेंस आपके पास अगर सही है ना, तो आप काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ें भी कर लेते हो। तो सेम चीज़ आपके साथ डीयू में हुई। लाइक डीयू के लिए आपको कोई स्पेसिफिकली मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया होगा कोचिंग में, ना आपको कोई उसके लिए सर ने अलग से गाइडेंस दी होगी। उसके बाद भी आपने दिया एग्जामिनेशन, आपने खुद से भरा, आपने दिया, क्लियर कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या सोच के आपने पेपर भरा और किस वजह से आपका क्लियर हो गया? दी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो चाहे मोटिवेशन कोई भी दे, सो मुझे मोटिवेशन देने के लिए तो आई वाज लाइक बहुत लकी हूँ कि मुझे सर मिल गए कि मुझे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। सो जैसे कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की मतलब अगर देखते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोचते हैं, तो आपको पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम के बारे में आपको गलत परसेप्शन नहीं बनाना है या कुछ ऐसा नहीं सोच लेना है कि हाँ एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मीन्स लाइक मुझे मतलब एक एनालिसिस है मेरी कि सेकेंड ईयर तक अगर आप किसी भी बच्चे मतलब एक जनरल सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर तक के बच्चों को मतलब अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है कि डीयू में एमसीए भी होता है। सो उनमें से मैं भी एक बच्चा था कि मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैं कोचिंग
के कांटेक्ट में आया, जब सर कहते थे ऐसे क्लासरूम में आके कि हाँ डीयू से कोई मतलब अभी तक सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा पेपर नहीं देने जाता, क्योंकि मैक्सिमम जो भी एमसीए करने का सोचता है वो निमसेट, जेएनयू, बीएचयू यही सोचते हैं, तो डीयू के बारे में उतना कोई नहीं सोचता। तो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था कि हाँ डीयू का पेपर है, देना है, क्लियर करेंगे नहीं है करेंगे वो बात की बात है, पर हाँ डीयू का पेपर देना है। सो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और सर ने मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये क्या मतलब ये नहीं कहूँगा कि मारुला क्लासेस से मटेरियल नहीं मिला या गाइडेंस नहीं मिली। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट तक मतलब जब डीयू का पेपर था उसके एक वीक पहले तक सर ने हमें क्लासेस प्रोवाइड कराई थी। सौरभ सर भी आए थे लेक्चर देने के लिए, और उनके लेक्चर से मुझे 2 क्वेश्चन मिल गए थे डीयू में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, कॉन्सेप्ट पे ही थे उस क्वेश्चन पे, तो मैं उसके लिए भी ग्लैड हूँ। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है सर की कि सर मतलब किसी भी पेपर को जाने नहीं देते हैं। जैसे अगर हम निमसेट पे फोकस कर रहे हैं तो ठीक है, निमसेट पे फोकस कर रहे हैं, पर सर का एटीट्यूड ये है कि हाँ ठीक है निमसेट ठीक है, डीयू भी छोड़ेंगे नहीं, डीयू भी करना है, बीएचयू भी करना है, मतलब जो भी पेपर हमारे बस में हम देंगे। सो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके पास भले आपने एक अपना ऑरा सेट कर लिया है कि हाँ आपको जाना निमसेट एनआईटी है, निमसेट ही क्लियर करना है, पर आपके माइंड में ये होता है कि हाँ चलो वो पेपर भी करते हैं, तो वो सिर्फ मोटिवेशन से ही आता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन बहुत चाहिए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ड्यू एंट्रेंस एग्जाम अगर क्लियर करना है तो उस चीज़ में। ओके। नितीश, वैसे हम लोग तो मान लीजिए जो बच्चे कोचिंग में हैं तो ज़्यादातर उनको ये कराया जाता है कि सर बोल बोल के 3-4 फॉर्म तो भरवा ही देते हैं हर बच्चे को। लाइक सोचते सब हैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि जिसका 60% है कि मुझे निमसेट ही क्रैक करना है, मुझे एनआईटी ही जाना है, मुझे नहीं लेना कहीं और एडमिशन, बट सर इतना बोल बोल के करवा देते हैं कि नहीं बीएचयू भी भरो, जेएनयू भी भरो। तो काफ़ी बच्चे जिनका नहीं होता 60%, ज़्यादातर वो सोचते हैं कि उन्हें जेएनयू में एडमिशन लेना है तो सिर्फ वो जेएनयू की तैयारी करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को बीएचयू की भी तैयारी कराई जाती है, बीएचयू का भी फॉर्म भरवाया जाता है। तो ऐसे करके सर हर स्टूडेंट के 4-5 फॉर्म तो भरवाते ही भरवाते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में तो मुझे शुरू में मतलब जब तक इनफैक्ट मैं पेपर दे के आ भी जाती थी तब भी मुझे मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट मुझे लगता था कि ठीक है पेपर दे आए हैं, अच्छे से दे आए हैं, वो इसलिए दे देते थे कि मतलब ये लगता था कि अगर मतलब मैं तो सर के डर से अच्छे से देती थी कि रिजल्ट खराब आएगा तो सर बोलेंगे क्या पढ़ रही हो, तो इसलिए मैं हर एग्ज़ाम अच्छे से दे आती थी। तो शुरुआत में उतना नहीं पता चलता, लेकिन लास्ट में मतलब जब सारे पेपर दे लिए थे और फिर लास्ट के कुछ एग्ज़ाम्स बचे थे, लाइक जामिया था, तेजपुर था, निमसेट था, तो तब समझ में आया कि शुरुआत के पेपर्स दे दे के इतनी मतलब वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम टाइम प्रेशर कि एकदम से पेपर स्टार्ट हुआ फिर नहीं आ रहा है तो हमें स्विच करना है, तो उस पर अटके नहीं रहना है, टाइम देखते रहना है, तो वो डील करना इतने अच्छे से आ गया था कि फिर लास्ट में लगता ही नहीं है कि आप मतलब वो प्रेशर वाला लोड रहता ही नहीं है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं रहती है। एक और कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है, लाइक मेरा जब निमसेट एग्ज़ाम हुआ तो पेपर इतना ख़राब आया ही था, मीन्स अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया था, तो जब तक रिजल्ट नहीं आउट हुआ तब तो यही लग रहा था कि नहीं होगा, मतलब एडमिशन ही नहीं मिलेगा किसी एनआईटी में, तो भी लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल होपलेस, क्योंकि सर के कहने पे पहले से इतने फॉर्म भर चुके थे, बीएचयू दे चुके थे, जेएनयू दे चुके थे, तो ये था कि कहीं नहीं होगा तो चलो बीएचयू है, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ तो एडमिशन मिल ही जाएगा, तो एक सिक्योरिटी रहती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो एक ही फॉर्म भरते हैं। लाइक मैंने ग्रेजुएशन के टाइम मैंने जब खुद से मैं करती थी प्रिपरेशन वगैरह, तो मैंने कोई मतलब बोलता है क्योंकि मेरे घर में भी कोई आईटी सेक्टर का नहीं था, तो मुझे खुद से जो सही लगता था मैं वही करती थी, तो मैंने भी सिर्फ एक ही फॉर्म भरा था निमसेट का, और मेरा अच्छा नहीं गया तो फिर मैंने नहीं लिया कहीं एडमिशन, फिर दोबारा से फिर से किया, तो जितने सर ने बताया सारे फॉर्म भर दिए। तो ज़्यादातर बच्चे जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है या जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें जो समझ में आता है, जो उन्हें खुद से पता चलता है कि हाँ वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वो वही 1 या 2 यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हैं, और फिर वहाँ नहीं होता है तो भले ही वो गैप ले या वो गैप लेते भी हैं नहीं भी लेते तो भी एक बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर 4 एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपका 2 में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर आपने गैप लेने का सोचा भी, तो भी आपका एक एटीट्यूड अलग होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार मैंने 2 एग्ज़ाम तो निकाल लिए थे, जो गलती की मुझे समझ में आ रहा है मैं सुधार के दोबारा कर सकता हूँ। और जो बच्चे 2 ही एग्ज़ाम देते हैं, दोनों में नहीं सेलेक्ट होते,
उनकी मतलब काफ़ी उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि हम गैप लें भी तो किस बेसिस पे, जो हमने किया हम वो तो कर नहीं पाए, अगले साल पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। बहुत कंफ्यूज स्टेट रहता है उनका। तो आप ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अ, जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। सो जैसे कि इस बार अगर देखा जाए तो बहुत मैक्सिमम पेपर सीबीटी थे, कंप्यूटर बेस्ड ही थे। तो मीन्स और हम जिस इन्वायरमेंट में थे, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जिस इन्वायरमेंट में थे ऑफलाइन मोड में हम टेस्ट देते थे, मीन्स लाइक पेन पेपर ही था हमारे पास। तो एक तरीके से पेन पेपर मोड से सीबीटी मोड पे ट्रांसफर होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मीन्स उसी तरीके से प्रेशर हैंडल करना, उसी तरीके से क्वेश्चंस देखना। मीन्स कोई कोई अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कोई कोई नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से अडेप्शन इतने जल्दी नहीं आएगी, आपको धीरे धीरे ही आती है। अब जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि मेरे को भी अडेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे जा रहा था एग्जाम देने के लिए। तो जैसे जो बहुत सारे पेपर्स पहले हो जाते हैं, निमसट से पहले हो जाते हैं, वो एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस मोड है कि हाँ, जैसे आप वहाँ पे जब एक एक्चुअल पेपर देते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, कहाँ पे आपके पास कितना प्रेशर आ रहा है, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। तो वो सब एक तरीके से आपके लिए एक एनालिसिस बन रही होती है कि हाँ, जो आपका मेन पेपर हो तो उसमें आप गलतियां ना करें। जैसे कि मैंने बीएचयू के पेपर में देखा था कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, पर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेपर में उस चीज़ को सही करने की कोशिश की। तो ऐसे 2-3 एग्जाम अगर आप अपने मेन एग्जाम से पहले दे देते हैं तो आपको अपनी गलतियां, खामियां पता चल जाती है कि हाँ, आपको इस सेक्टर में अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी लेट नहीं हुआ, आपका मेन एग्जाम बाकी है और आप उसमें खराब करना नहीं चाहेंगे। तो और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पेपर ना भरे, बहुत सारे पेपर ना भरे, पैसे की बर्बादी और ये सब। पर मैं उन्हें कहूँगा नहीं, जितना आप एग्जाम देते हैं उतना आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहे होते हैं। आप उससे कुछ, अगर आप कहीं पे भी फेलियर अचीव करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ ज्ञान लेते हैं। तो जितने भी एग्जाम देते हैं, भले आप क्लियर करें या ना करें, आपको अगर वो एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, आप एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं, तो आप दीजिए, क्योंकि उससे एक सीख ही मिलती है कि आपने क्या गलती की। जैसे मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हम जल्दी जल्दी में कुछ कर डालते हैं, मतलब क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, तो आपको बाद में रिग्रेट होता है। पर वही चीज़ अगर आप मेन पेपर में करेंगे तो आपको ज़्यादा रिग्रेट होगी। तो अगर उससे अच्छा है कि अगर आप एक पेपर पहले जान ले कि हाँ, आपने ये गलतियां की है, आपको मेन पेपर में नहीं करना मिलेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप बेनिफिट में जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो सिर्फ एक ही फॉर्म भरते हैं और सोचते हैं कि गैप ले लें, नेक्स्ट ईयर ले लें, तो वो अपने आप को मतलब वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि हाँ, काश मैंने अगर पहले से ही तैयारी की होती है, काश मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, क्या ऐसे कर सकते थे। तो वो एक तरीके से सोचते हैं कि हाँ, मैं अच्छा कर सकता था। पर वही चीज़ है कि अगर आपने पहले किसी चीज, मतलब अगर पहले ही आपने उसका ट्रायल ले लिया होता किसी चीज़ का, तो आप उसके जो बेनिफिट्स है आपको मेन पेपर में मिल जाते हैं। तो अगर ये ना सोचिए कि हाँ, पैसे मतलब पैसे जा रहे हैं, काफ़ी पेपर्स हैं जिसमें मुझे एडमिशन भी नहीं लेना, उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो आपको कॉन्फिडेंस ही देता है, जितने आप एग्जाम्स क्लियर करते हो कॉन्फिडेंस वाले ही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, मैं एडमिशन नहीं ले रहा, पर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैंने दिया। डीयू में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने एडमिशन नहीं लिया, पर वो कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ, आप कर सकते हैं, चाहे अगर आप नेक्स्ट ईयर पे ट्राई करें तो आप कर सकते हैं। नितिश, जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं क्लियर हो, रैंक कैसी भी आए, कुछ गलतियां होती हैं जो हम एग्ज़ाम देने के बाद ही हमें समझ में आती है कि हाँ, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करते तो शायद ज़्यादा कर लेते, अटेम्प्ट कर लेते या गलत कम होते हैं। तो वैसे ही मैंने अपने टाइम में कुछ गलतियाँ की थी। लाइक एक तो मैं जब सीबीटी मोड में आप सीक्वेंशली मत चलो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। और मेरी आदत थी कि ऑफलाइन पेन पेपर मोड में देने की आदत थी, और बीएचयू एकदम से हुआ कि सीबीटी मोड में होना है, उतने कंपैटिबल नहीं थे हम लोग। तो मैंने सीक्वेंशली में चल रही थी, मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, 6-7 मिनट दे दिए, वो क्वेश्चन हो गया। बट लास्ट में क्या हुआ, मैं कम से कम 15 क्वेश्चन स्कैन ही नहीं कर पाई, और वो बहुत ईजी थे। लाइक मुझे जब फ्रेंड से डिस्कस किया तो पता चला कि वो ऐसे क्वेश्चन थे कि मतलब देखते तो हो जाते, 15-20 मिनट के क्वेश्चन, 15-20 सेकेंड के क्वेश्चन थे। तो अगर मैं उसी टाइम में 5-6 क्वेश्चन कर ले जाती इन कंपैरिजन टू दैट वन क्वेश्चन, तो एडवांटेज होता मुझे, क्योंकि बीएचयू में मार्किंग जो होती है सेम रहती है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होगा और रीजनिंग का कम। तो एक चीज़ ये सीखी मैंने। और दूसरी चीज़ ये कि आप कभी कभी क्या होता है ना, हम पेपर में लाइक पहले से प्रेडिक्शन बना लेते हैं। लाइक स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि कितना कट ऑफ गया था, कितना करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग।
तो निमसेट में भी यही हुआ कि जब पेपर आया तो देखा कि मतलब क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, आंसर आ ही नहीं रहे। तो जब मैंने काउंट किया कि नहीं यार मेरे तो बहुत 30-35 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन मतलब मैथ्स के ऐसे कि मुझे लग रहा था कि हाँ ये देखे हुए हैं, लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि हाँ ये देखे हुए हैं, मैं श्योर नहीं थी और मैंने सिर्फ इस प्रेशर में कि यार बहुत कम हुए हैं, इतने में तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मैंने वो कर दिए और वो मेरे गलत निकले। मतलब एक भी मेरा जो तुक्का था सही नहीं निकला। और मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत होना मतलब बहुत लॉस हो जाता है आपको, क्योंकि वेटेज जितना ज़्यादा रहता है तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 3 मार्क्स की होती है, तो वो आपको लगता है कि 12-12-12 मिल जाएंगे, और वो मिलने की बजाय आपके जब चले जाते हैं तो जो मिलने वाले थे वो तो गए, नेगेटिव और आप ले आए, तो आप जो स्कोर जोड़ के बैठे होते हो उससे 100-150 का अंतर आ जाता है, तो वो बहुत मेंटली आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है वो। तो ये कोई एक दो चीज़ें मैंने सीखी। तो आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपने ऑनलाइन मोड में दिया तो किस पेपर्स में, मतलब ऐसी 3-4 चीज़ें जो आपको क्या लगी। लाइक इस बार का एक बहुत सारे बच्चों ने गलती की जो निमसेट में इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे और जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस ने मार्क कर दिए थे और लॉक नहीं किया था, और फिर वो काफ़ी सारे मीन्स किसी किसी स्टूडेंट्स का 200-200 नंबर का डिफरेंस आ गया इस वजह से, क्योंकि वो फाइनल लॉक नहीं हुए। तो ये एक चीज़ कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, भले ही आपको पहले से कितना भी पता हो कि ये मार्किंग स्कीम है, इतना टाइम मुझे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में हम लोग टाइम नहीं देते, हम लोग को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वैसे ही आप क्या मेन पॉइंट्स कुछ बताना चाहेंगे जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान भी और पेपर के दौरान भी। जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मार्क फॉर रिव्यू वाला। मैं उसे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन मैंने भी मार्क फॉर रिव्यू किए थे और मेरे 40 मार्क्स के लॉस हो गया था और डिफरेंस 150 रैंक का हो गया। सो ये मीन्स निमसेट फर्स्ट टाइम सीबीटी गया था तो शायद उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन नहीं रखा, बट अगर आप दूसरे पेपर्स देखते हैं, जैसे मैंने ड्यू का भी दिया था तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू होता है, चेक होते हैं, काउंट होता है, बीएचयू में भी काउंट होता है। सो वही माइंडसेट हम लेके चलते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस पहले अच्छे से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी हम ओके करके आगे चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ते, तो वो चीज़ें खराब हो जाती है लास्ट में। मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि मार्क फॉर रिव्यू भले आप मत कीजिए पेपर में, आपको अगर आता है शॉर्टकट आप कर दीजिए, वरना मार्क फॉर रिव्यू मत कीजिए, क्योंकि वो मीन्स मतलब दो धारी तलवार जैसे है कि आप बेनिफिट भी कर सकते हैं, लॉस भी करा सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप श्योर है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। और कुछ सिर्फ यही बताना है। मार्क फॉर रिव्यू ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा नितेश कि जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब कितना पर डे हमें देना है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को और कितना हमें प्रिपरेशन को देना है टाइम। तो वो क्या आपके हिसाब से सही शेड्यूल, क्या सही रेशियो होता है, किस हिसाब से टाइम अलॉटमेंट अगर किया जाए तो दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। जैसे दी मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट मीन्स लाइक किसी भी पेपर को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे निमसेट के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली, अभी मैं टीयू के बारे में थोड़ा बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे किया मैंने, कैसे अचीव किया। सो टीयू का पेपर मीन्स लाइक अगर आप स्ट्रैटेजिकली जाएंगे तो वहाँ टाइम से नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से खेलना होता है। तो टीयू में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं अराउंड, और 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश के होते हैं। तो अगर आप डी का पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको मैथ सेक्शन हमेशा हार्ड लगेगा कि हाँ, अब कभी कभी बीसीए वाले स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, तो वहाँ पे आपको बहुत दिमाग मतलब धैर्य से रख के, आपको पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे डी का अगर देखें एलिजिबल क्राइटेरिया देखें, मतलब एग्जाम पैटर्न देखें, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये बीसीए वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। सो बहुत सारे बीसीए वाले स्टूडेंट ऐसे इस चीज़ की वजह से डर के पेपर नहीं देते, पर ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब मैंने जब पेपर दिया था, मैं जब एनालिसिस कर रहा था, मेरे को लगता था कि नहीं इतनी कोई हार्ड नहीं है। जैसे 3-4 टॉपिक्स तो आप अभी पढ़ रहे होते जब निमसेट की तैयारी कर रहे होते, जैसे कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ये सब तो आप निमसेट के साथ ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और जैसे और बाकी जो टॉपिक्स है जैसे वेक्टर फील्ड हो गया, रिंग थियरी होगी, ग्रुप थियरी होगी, तो ये सब आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करके पढ़ना होता है। बाकी इतना कोई हार्ड नहीं होता। अगर जैसे बहुत सारे मिथ हैं कि हाँ
सिर्फ बीएससी वाले ही टीयू का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या जेएनयू का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं क्योंकि मैथ्स बहुत हार्ड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे अब टाइम मैनेजमेंट की बात जैसे थी आपने कही कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके पास आपकी प्लानिंग नहीं है कि हाँ आपको इस टाइम में कितना क्या करना, आपको प्रोडक्टिव नहीं बनना आना आता अपने को टाइम को, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट सिंपल, एज मैं अपेयरिंग स्टूडेंट था तो मेरे पास दो चैलेंजेस थे, एक ग्रेजुएशन को भी संभालना था और एमसीए की तैयारी भी करनी थी। तो ग्रेजुएशन मैं यूनिवर्सिटी से साथ हूँ, मेरे को 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था स्टार्टिंग में कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ मेंटेन करना एक साथ बहुत डिफिकल्ट है। पर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अपने आप को सेट किया, टाइम मैनेज करना सीखा। जैसे मैं एक मॉर्निंग वे का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मॉर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ाई के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेता था कि हाँ 2 घंटा मैं वहाँ पे पढ़ सकता हूँ। फिर अपने टाइम को आपको यूटिलाइज, मतलब आपको मीन्स एक बहुत अच्छी चीज़ सर कराते थे, चार्ट बनवाते थे, तो वहाँ से आपको पता चल जाता था, मतलब हम डेली लिखते थे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो वहाँ से एक एनालिसिस आपको खुद मिल जाती है कि हाँ आपके पास कितना फ्री टाइम मिल सकता है, कहाँ अपने आप को प्रोडक्टिव और बना सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में ड्रॉबैक तो रहेगा आपका। और बाकी जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए तो आपको कांस्टेंट एफर्ट लगानी पड़ेगी, ड्रीम्स इजी नहीं होते अचीव करने के लिए। सेकंड, ये मत सोचिए कि हाँ स्टार्टिंग में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्ड होता है, सबके साथ हार्ड होता है। सबको एक ऐसे ही इतना इजी नहीं होता कि हाँ आपको जब सब कुछ एकदम से जब आप 10-10 घंटा बैठ के पढ़ने लगते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, पर उस चीज़ से डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि आपको आगे ही वो बेनिफिट ही करेगा, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ आपको 12-12 घंटे कोडिंग करनी पड़ेगी, तो आपको वो बेनिफिट करता है। सो वो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी पोटेंशियली जज होती है कि आप कितना अपने आप को टाइम दे सकते हैं आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट में। ओके, थैंक यू नितीश। द गुड थिंग अबाउट दिस सेशन वॉज कि जो नॉर्मल यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, नितीश से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, सो दैट वी कैन पुट सम डिफरेंट कंटेंट बिफोर यू, क्योंकि यूजुअल सिलेबस क्या था, प्रिपरेशन क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं, ये सब हम हर सेशन में पूछते हैं। तो आज आई थिंक मेरे हिसाब से जितने डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, जो डाउट्स रह जाते हैं अक्सर, वो डाउट्स लिए गए और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया नितीश ने। सो थैंक यू नितीश फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। थैंक यू।